हेलो। हेलो। और बाकी लोग। निशांत कुमार। निशांत कुमार। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। हिमांशु। शिवानी कुमार। शिवानी कुमारी। साफ आ रहा है? हाँ। तो देखिए, कहीं स्थान विशेष में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज से संबंधित जो भी लेक्चर है, उस लेक्चर को मैं रोज यूट्यूब पे डालता हूँ, आप वहां पे उसको भली भांति सुन पाएंगे। ठीक है। तो हमें आज की क्लास को शुरू करना चाहिए। और हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहां पे इसको पुनः सुन लीजिएगा, जिन लोगों को आवाज सुनने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है नेटवर्क की वजह से। चलिए, जो आज का विषय है वो विषय संसाधनों पे आधारित है। आप लोगों का सिलेबस भली भांति पता होगा, जिसे कि मैंने आप लोगों को भेजा था। आप लोगों के सिलेबस में का जो पहला हिस्सा था, जो कि अर्थ आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र और परिभाषा, यानी कि आर्थिक भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र से संबंधित था, वो पूर्ण हो चुका है। अब आपको अपने सिलेबस के आधार पे दूसरे विषय की ओर बढ़ना है। आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखें, तो आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो दूसरा विषय है, वो उस दूसरे विषय पे सीधे पहुंचने से पहले हमें रिसोर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, विशेष रेफरेंस में, यानी कि जल संसाधन और जैविक संसाधन के विशेष संदर्भ में हमें संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन पढ़ना है। तो ये जो विषय है, इस विषय को पढ़ने से पहले हमें संसाधन की को समझना आवश्यक होगा कि संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन की विभिन्न परिभाषाएं क्या दी गई हैं, संसाधन की प्रकृति क्या है, और संसाधन के अंदर कौन कौन से तत्व या संगठक सम्मिलित हैं। देखिए, इस संपूर्ण विवेचन के अंतर्गत आज हम इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। कल हम लोग संसाधन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम लोग संरक्षण एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये जो आपका विषय दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, तब आएंगे। तब आपको आपके इस विषय, यानी कि जल संसाधन और जैविक संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे किया जाए, आपको तब समझ में आएगा। अब संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अंतर्गत जो पहला बिंदु है, संसाधन का अर्थ। आज के इस व्याख्यान में हम संसाधन के अर्थ को समझेंगे, हम संसाधन की विभिन्न परिभाषाओं को जानेंगे, हम संसाधन के अर्थ को जानेंगे, और संसाधनों के अंतर्गत कौन कौन से संगठक आते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। संसाधन, संसाधन क्या है? यह एक प्रश्न, स्वाभाविक सा प्रश्न है, जो हम लोगों के मनोमस्तिष्क में, या जिन्होंने पहली बार संसाधन शब्द सुना है उनके, या एक सबके मन में उठता है कि हम किस वस्तु को संसाधन कहेंगे। देखिए, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं। आप अपने विभिन्न कामों को बिजली की सहायता से या विद्युत की सहायता से पूर्ण करते हैं। आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। उस मोबाइल के साथ साथ आप उस मोबाइल में एक पर्टिकुलर ऐप पड़ी हुई है, उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप चारों तरफ संसाधनों से अपने को घिरा हुआ पाएंगे। यानी कि
कोई भी वस्तु संसाधन बन सकती है अगर उसमें उपयोगिता का गुण हो, अगर वह मूल्यवान हो। जल संसाधन है क्योंकि वो आपकी प्यास को तृप्त करता है। मोबाइल इस समय आपके लिए एक संसाधन है क्योंकि यह आपकी पढ़ाई का एक जरिया है। सामान्य अर्थों में या विस्तृत अर्थों में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन की श्रेणी में आता है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत आप देख लीजिए, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिससे आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, वो क्या है? संसाधन। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन तभी बनते हैं जब उसकी मानव के लिए कोई उपयोगिता होती है। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपयोगिता आपको नहीं पता होती, लेकिन होती है। कोई भी पदार्थ भूतल पे हो सकता है आपके काम ना आ रहा हो, लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल निरुपयोगी है, तो निरुपयोगी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपको दृश्य और अदृश्य जगत में दिखाई पड़ता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु की एक उपयोगिता होती है। हो सकता है आपके लिए ना हो, किसी और वर्ग के लिए हो। यानी कि कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन तभी बनते हैं जब उसकी मानव के लिए कोई उपयोगिता हो। आपके लिए जिन वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता होगी, वो वस्तु और पदार्थ आपके लिए संसाधन होंगे। अब संसाधन के संदर्भ में हम दो परिभाषाओं को विशेष रूप से पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है जिम्मरमैन की। जिम्मरमैन कहते हैं संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। अब इन्होंने यहां पे जिस बात पे गौर किया है वो है संसाधन को संसाधन बनाने वाले कार्य। अभी हम इस पे पुनः आएंगे जब हम लोग संसाधन की गत्यात्मक संकल्पना को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमें जेलिंस्की की परिभाषा को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जेलिंस्की कहते हैं संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जो अपनी आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्य, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से बढ़ते जाते हैं। देखिए, इसमें दो पहलुओं को शामिल किया गया है। एक पहलू जिम्मरमैन का भी शामिल है और एक इनका स्वतंत्र पहलू है, स्वतंत्र चिंतन है। स्वतंत्र चिंतन क्या है कि मानव की संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। और इन्होंने जिम्मरमैन के चिंतन या जिम्मरमैन की परिभाषा जो आप सुन चुके हैं, उसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ ये है कि जिम्मरमैन भी एक कार्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वह कार्य जो वो वस्तु या पदार्थ कर रहा है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। और यहां पे भी वो इस जेलिंस्की इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्य, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से बढ़ते जाते हैं। ये जो संसाधन होते हैं, ये लोगों के उद्देश्य यानी कि हमारे उद्देश्य, हमारी प्रतिभा यानी कि हमें उनको में के दोहन करने की कितनी क्षमता है और हम क्या प्रयास कर रहे हैं उनको उनके दोहन के लिए। इसके साथ साथ हम ये जो इन संसाधनों की उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है। यानी कि इन दोनों परिभाषाओं से संसाधन की तीन प्रकृति स्पष्ट रूप से सम्मुख आती हैं कि जो संसाधन है, इन संसाधनों में उपयोगिता होती है, ठीक है। ये उपयोगिता ही इन संसाधन को मूल्यवान बनाती है। उसके बाद क्या है
कि ये जो संसाधन हो, अगर उपयोगिता, किसी संसाधन की उपयोगिता हमारे लिए नहीं है तो वो संसाधन निश्चित रूप से हमारे लिए संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे लिए वही संसाधन है जिसकी उपयोगिता हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती हो। दूसरी चीज ये है कि संसाधन क्या है, संसाधन गत्यात्मक है। संसाधन गत्यात्मक है। संसाधन को गत्यात्मक क्यों कहा गया है, तो यहां पे मैं जिम्मरमैन के ही एक कथन को पुनः आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा कि जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन इसलिए संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि मानवीय कौशल, मानवीय ज्ञान, मानवीय आवश्यकताएं, मानवीय प्रौद्योगिकी नए नए संसाधनों को जन्म देती है। जैसे कि कल जो टेक्नोलॉजी थी, आज वो टेक्नोलॉजी उससे एडवांस है, आने वाले कल में टेक्नोलॉजी उससे भी एडवांस होगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा, वैसे वैसे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी। जो संसाधन हमारे सामने हैं उनको हम उपयुक्त तरीके से, अनुकूल तरीके से उनका हम उपभोग कर सकें। देखिए यहाँ पे हम दोहन नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम उपभोग कह रहे हैं, और वो भी अनुकूल तरीके से। देखिए प्रौद्योगिकी सार्थक तभी है जब हम किसी भी संसाधन का दीर्घकालीन विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। हमें संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना को संसाधनों के उपभोग करते समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आज जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का उसी रूप में उपयोग कर पाए। यानी कि हम जिस संसाधन के उपयोग के लिए या दोहन के लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी उस संसाधन का दोहन अनुकूलतम तरीके से करे, ताकि उसके उपयोग, उसका दीर्घकालीन सुनिश्चित हो सके। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टेक्नोलॉजी वही अच्छी है जो कि हमें सतत विकास दे, टेक्नोलॉजी वही अच्छी है जिसका रिएक्शन कम हो, टेक्नोलॉजी वही अच्छी है जो कि असंतुलन ना पैदा करे, टेक्नोलॉजी वही अच्छी है जिसका हमें पर्यावरण के रूप में या किसी भी अन्य रूप में कोई खामियाजा ना उठाना पड़े जिससे मानव अस्तित्व खतरे में आए। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संसाधन गत्यात्मक होते हैं। क्यों गत्यात्मक होते हैं? क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी, बुद्धि के विकास के साथ साथ नित्य नए संसाधन खोजे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं, ये जो संसाधन आते हैं होते हैं, ये मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। मूर्त संसाधन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, अमूर्त संसाधन हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ते। मूर्त संसाधन जैसे कि भूमि हमें दिखाई पड़ती है, तो भूमि क्या हुआ? एक मूर्त संसाधन हुआ। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते, जैसे कि बुद्धि, विवेक, कार्यकुशलता। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन हमें नहीं दिखाई देते, तो इन संसाधनों को हम अमूर्त संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों की प्रकृति के तीन, यहाँ पे आप लोगों ने तीन प्रकृति समझी कि सर्वोपरि संसाधनों में उपयोगिता होती है, यही उपयोगिता उन्हें मूल्यवान बनाती है, यही उपयोगिता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण ही इन्हें संसाधन कहा जाता है। नंबर 2, संसाधन गत्यात्मक होते हैं, संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं। संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। अब संसाधनों की प्रकृति के बाद में हम संसाधन के जो कुछ संघटक हैं और उनको बारे में जानेंगे। जैसे संसाधन के संघटक को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है भौतिक तत्व, दूसरा भाग है जैविक तत्व और तीसरा भाग है मानवीय तत्व। पहले भाग भौतिक तत्व, इसके अंतर्गत हम वायुमंडल, जलमंडल और अन्य ग्रहीय भौतिक तत्वों को शामिल करते हैं जो मानव के लिए किसी ना किसी तरह से उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप समझिए, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, शैल, खनिज, मिट्टी, जलाशय, प्राकृतिक सागरीय लहरें, ज्वार भाटा, है ना, वर्षण, आर्द्रता, सूर्यातप, ये जितने भी भौतिक तत्व हैं इनको हमने किसमें शामिल किया है? इनको हमने भौतिक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
दूसरे हैं जैविक तत्व। जैविक तत्वों के अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु को शामिल करते हैं। मानव को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको कि हमने मानवीय तत्व का ही नाम दे दिया है। अब प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आप जानते हैं वृक्ष, घासें, झाड़ियां, शैवाल आदि शामिल हैं, ठीक है। और जंतु में जलचर, नभचर, थलचर, उभयचर, है ना, ये सब कुछ शामिल है। तो इस तरीके से ये जैविक तत्व का विवरण है। फिर मानवीय तत्व। देखिए, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार से कैसे संसाधन निर्मित किए जा रहे हैं। अब ये कहा गया था, कल भी मैंने इस कथन को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह कथन आज मैं पुनः दोहरा देता हूं। वह यह कथन था कि अधिक संसाधन मानव में है, ना कि भूमि में। ये जो मानव है, ये मानव जो सतत रूप से क्रियाशील है। देखिए, मानव दोनों तरह से क्रियाशील है। मानव कंस्ट्रक्टिव भी है, मानव डिस्ट्रक्टिव भी है। सृजन के रूप में भी क्रियाशील है, विनाश के रूप में भी क्रियाशील है। उसकी प्रत्येक क्रिया अपने आप में कुछ धनात्मक पक्ष रखती है और कुछ ऋणात्मक रखती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मानव की गई कोई क्रिया पूर्णतः धनात्मक हो या पूर्णतः ऋणात्मक हो। बस हमें यह देखना होता है कि मानव की गई किस क्रिया सृजन का हिस्सा सर्वाधिक है। जिसमें सृजन अधिक होता है, जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, वही क्रिया उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए इस भौतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके सांस्कृतिक पर्यावरण का रूप दिया। वो सब कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे कि उसने अपने रहने के लिए घर बनाए, ठीक है। घर बनाने के साथ साथ उसने अपने परिवहन के लिए विशेष कई प्रकार के साधन विकसित किए। उसने रेल की पटरियां बिछाई, रेलगाड़ी चलाई, उसने सड़क बनाई, उसने सड़क पे मोटर चलाई, उसने वायुयान बनाया, उसने जल के माध्यम से यातायात किया। ये सारे संसाधन उसने विकसित किए। उसके बाद उसने कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का इजाद किया, दूरदर्शन बनाया, समाचार बनाया, रेडियो बनाया, इंटरनेट बनाया। फिर उसने खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाए। फिर उसने उद्योग में ज्यादा उत्पादन हो, लागत कम आए, उसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई विभिन्न। और उसके साथ साथ उसने पुल बनाए, स्कूल बनाए, व्यायामशाला बनाई, पूजा स्थल बनाए, न्यायालय बनाया, चिकित्सा बनाया, सैनिक छावनी बनाया, सरकारी कार्यालय बनाया। ये सब कुछ जो कुछ मानव के द्वारा कार्य किया गया, ये सब कुछ किस श्रेणी में आता है? मानवीय तत्व की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ चीजें मूर्त हैं और कुछ चीजें अमूर्त हैं। अमूर्त क्या क्या है? यानी कि जो दिखाई ना पड़ता हो, जो अदृश्य हो, वो अदृश्य चीजों में उसका ज्ञान शामिल है। वो ज्ञान जो वैज्ञानिकता पे आधारित है, यानी कि उसका वैज्ञानिक ज्ञान, उसका अनुभव, उसका तकनीकी ज्ञान, उसकी कला, उसका भाषा, उसकी साहित्य, ये सब कुछ किस संसाधन में आएगा? अमूर्त संसाधन में आएगा, अमूर्त मानवीय संसाधन में आएगा। इससे पहले जितना मैंने आपको बताया था कि उसने अगर घर बनाए आपको दिखाई पड़ते हैं, उसने विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन बनाए आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके द्वारा संचार के विभिन्न संसाधन आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके द्वारा बनाए गए कृषि उर्वरक और कृषि आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके द्वारा बनाया गया व्यापारिक प्रतिष्ठान, संग्रहालय, मंडियां, राजनीतिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं और पूजा स्थल और सरकारी कार्यालय आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? ये सब कुछ मूर्त संसाधन के अंतर्गत आता है। इस तरह से आप ये संसाधनों के विभिन्न प्रकार के संगठक हैं। अब आप लोगों को एकदम स्पष्ट होगा कि समस्त मूर्त या अमूर्त, यानी कि जो हमें दिखाई पड़ते हैं या जो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों तत्व जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जिनका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। अब इन संसाधनों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। अब जिसका विवेचन हम लोग कल के व्याख्यान में करेंगे कि इन संसाधनों को हम किन आधारों पे और किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। आज के लिए हम इस व्याख्यान को यहीं तक रखते हैं, हम अपनी बात को खत्म करते हैं और आप लोगों को आपकी शंका के समाधान के लिए और आप
को प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदित्य कुमार, अमन केसरी, अमृता, अविनाश, हिमांशु, मंजुलता, निशा, निशांत, प्रियंका, उस क्लास को सुनिए 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 सुनिए, कल आपने क्लास नहीं ली थी, वो क्लास हमने यूट्यूब पे डाल दी है, ठीक है? उस क्लास को आप वहां से सुन सकते हैं, ठीक है? आप नंबर से अभी मुझे अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक वहां पे दे दूंगा कल की क्लास का, ठीक है? हाँ, प्रियांशु कुमारी, रतन दुबे, ठीक है भैया, सच्चिदानंद, हाँ, सीमा सिंह, हाँ, शिवानी कुमारी, ठीक है, ठीक है। देखिए, आज से जो मैंने पढ़ाया है इससे संबंधित जो स्टडी मटेरियल है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, ठीक है? आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं।